एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैलिड कंसिडरेशन को लेकर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग प्लीज़ पिछले लेक्चर की सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा इस लेक्चर को देखने से पहले, वरना आपको कुछ बातें ऐसी हो सकती है जो आपको समझ ना आए। सो आई सजेस्ट यू कि आप पिछले लेक्चर्स को देखिए, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नाम की पूरी प्लेलिस्ट है। ठीक है जी। मोर ओवर लॉ ऑफ टॉट्स की पूरी प्लेलिस्ट भी आपकी अपलोड हो चुकी है। उसका लिंक भी यहाँ पे आपको आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी आप लोग मुझसे अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और मेरे दूसरे चैनल ब्यूटी एंड फिटनेस चैनल को भी जाकर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अभी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, विच इज़ अबाउट वैलिड कंसिडरेशन। सो जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा इसमें कंसिडरेशन क्या होता है वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हम बात करेंगे कि इसेंशियल्स क्या होते हैं वैलिड कंसिडरेशन को, यानी कि ऐसी कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो कि एक कंसिडरेशन को वैलिड बनाती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, यानी कि प्रॉमिसर जैसा कहता है उस हिसाब से ही कंसिडरेशन को मूव होना पड़ेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। इन सभी पॉइंट्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर बस मैंने एक साथ से करके लिख दिए हैं कि कंसिडरेशन प्रॉमिसी की तरफ से या फिर किसी और पर्सन की तरफ से भी जा सकती है, मूव हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन मे बी पास्ट, मे बी प्रेजेंट और मे बी फ्यूचर एज वेल। ठीक है। और लास्ट है हमारे पास कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू, कि कंसिडरेशन वैल्यू वाली चीज़ ही होनी चाहिए कोई। ठीक है जी। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट इन सब को आगे डिटेल में बारी बारी से। तो सबसे पहला तो है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। ठीक है। सो इस पॉइंट को समझने के लिए हम ये एग्जांपल लेंगे कि ये मान लीजिए कि ये आप हो, ये आपका ब्रदर है या सिस्टर है, ये आप हो और ये मैं हूँ। ठीक है। और आप लोग मेरे से कोई लैपटॉप या कंप्यूटर की डील करने आए हो। ठीक है। और अभी मैंने आपको बोला कि लैपटॉप मैं आपको 50,000 का दूंगी। ठीक है। और आप कह रहे हो नहीं जी हम आपको 40,000 देंगे और आप ये लैपटॉप हमें दे दीजिए। मैं कह रही हूँ नहीं 50,000। तो उक्का मुक्का करके हमारी बात क्या हुई कि 45,000 के बीच में हमारी ये डील डन हो गई। मैंने आपको बोला कि चलिए ठीक है 40 नहीं, मैं आपसे 45 ले लेती हूँ। आप कहते हो ठीक है, तो आप मुझे 45,000 रुपीज़ देते हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात ये है कि मेरे कहे के अनुसार ही आपने वो पैसे मुझे दिए, कंसिडरेशन मुझे दी। सो तो यहाँ पर प्रॉमिसर कौन हो गया? प्रॉमिसर मैं हो गई और प्रॉमिसी हो गए आप। ठीक है। तो प्रॉमिसर के अकॉर्डिंगली ही कंसिडरेशन जो है वो यहाँ पर मूव करी है। ठीक है। आपकी तरफ से मेरी तरफ आई है। ठीक है जी। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, मान लीजिए कि मैं अपने घर पे हूँ और मुझे पता भी नहीं है, मैं अपना काम कर रही हूँ और कोई पर्सन आता है और डोर बेल खड़काता है। जब मैं जाती हूँ देखती हूँ तो वो पर्सन कहता है कि ये ड्रेस है मैम आपके लिए, ये मैं आपके लिए लाया हूँ और ये ड्रेस है 1,000 रुपीज़ की, आप मुझे 1,000 रुपीज़ अब दीजिए। तो मैंने तो उसको नहीं कहा था कि आप मेरे लिए ये ड्रेस लेकर आओ, तो फिर वो क्यों लेकर आया और मैं उसको पे क्यों करूं अभी? ठीक है। तो वो तो ज़बरदस्ती का हो गया ना काम। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जो प्रॉमिसर ने कहा है, मतलब मैं वहाँ पे उस केस में प्रॉमिसर हो गई, तो मेरे हिसाब से अगर मैंने उसको कहा होता वो लेके आता तब तो मैं उसको पे करने के लिए बनता भी मेरा। लेकिन मैंने उसको कहा नहीं है, वो मेरे लिए लेकर आ गया, तो ये बात अच्छी नहीं है। ठीक है। ये कंसिडरेशन हमेशा वही होगी जो कि प्रॉमिसर के डिज़ायर के अकॉर्डिंगली होगी। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड एक केस देखते हैं, दैट इज दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। अब इस केस में क्या है, देखिए इस केस में एक कलेक्टर है जो कि कॉन्ट्रैक्टर को रिक्वेस्ट करता है कि तुम एक मार्केट की कंस्ट्रक्शन करो। अब मार्केट की कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी शॉप्स वगैरह होंगी। ठीक है जी। और एक शॉपकीपर जो होता है वो कहता है कि भैया, कॉन्ट्रैक्टर को कहता है कि भैया तुम शॉप्स तो डिज़ाइन कर रहे हो, लेकिन जो मेरी वाली शॉप है उसे तुम मेरे हिसाब से डिज़ाइन करो। अगर तुम उसे मेरे हिसाब से डिज़ाइन करोगे तो मैं फर्दर तुम्हें सेल्स में से
5% या 10% कमीशन दिया करूँगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर उसकी शॉप उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर देता है और बाद में शॉपकीपर उसे पे करने से कर देता है मना। अब जब उसने उसे पे करने से मना कर दिया तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर जाता है कोर्ट में और उसके ऊपर केस करता है। अभी आगे कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट कहती है देखो भैया, कंसिडरेशन जो है वो प्रॉमिसर के डिज़ायर से मूव ही नहीं करी है। जब कॉन्ट्रैक्टर ये मार्केट कंस्ट्रक्शन किसके कहे पर कर रहा था, कॉन्ट्रैक्टर ये मार्केट कंस्ट्रक्शन कर रहा था कलेक्टर के कहे पर, ठीक है। कलेक्टर ने उसे कहा था तभी तो वो मार्केट कंस्ट्रक्शन कर रहा था, ठीक है। तो अगर कलेक्टर उसे कहता कि तुम इस तरीके से शॉप बनाओ तो वो अलग बात थी। ये तो थर्ड पर्सन ही आ गया ना बीच में, शॉपकीपर, ठीक है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में शॉपकीपर की तो कोई बात ही नहीं थी। यहाँ पर कलेक्टर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉमिसर कौन था, कलेक्टर, और प्रॉमिसी कौन था, कॉन्ट्रैक्टर। सो प्रॉमिसर के हिसाब से ही चलना चाहिए था उसे। अभी यहाँ पर प्रॉमिसर के हिसाब से कंसिडरेशन मूव नहीं हुई है तो इसलिए शॉपकीपर अगर उसे पैसे नहीं भी देगा ना, सेल्स कमीशन नहीं भी देगा ना, तब भी कोर्ट उसमें उसकी कॉन्ट्रैक्टर की हेल्प नहीं कर सकती है, ठीक है जी। अभी हम आगे चलते हैं। तो आगे है हमारे पास कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। अभी देखिए हम एक पहले वाली एग्जाम्पल के साथ ही चलते हैं जिसमें एक आपका ब्रदर या सिस्टर मेरे से लैपटॉप या कंप्यूटर की डील करने आए थे आप दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर सेम एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर अगर आप हमारी डील हुई थी 45,000 में, ठीक है। तो आप लोग मुझे 45,000 रुपीज़ देने वाले थे, ठीक है। लेकिन आप देखते हो कि आपके पास 45,000 रुपीज़ तो है ही नहीं है, ठीक है। तो आपका जो ब्रदर कहता है वो कहता है कि चल अभी एक काम कर, तो मेरे से मैं पे कर देता हूँ, मैं 45,000 रुपीज़ शीनम को दे देता हूँ, ठीक है। तो लैपटॉप तू ले लियो, ठीक है। तो आपका ब्रदर या आपकी सिस्टर मुझे 45,000 रुपीज़ देते हैं और मैं वो लैपटॉप दे देती हूँ आपको। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट तो बन नहीं गया ना। इसका मतलब यहाँ पे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लैपटॉप आपको मिला है लेकिन पे कौन कर रहा है, पे कर रहा है आपका ब्रदर या आपकी सिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये है कि कंसिडरेशन जो है वो प्रॉमिसी भी पे कर सकता है, यानी कि आप भी पे कर सकते हो, लेकिन आपके साथ साथ कोई भी आपकी तरफ से कोई और पर्सन भी पे कर सकता है, ठीक है। सो ये बात हो गई हमारी नेक्स्ट चीज़ की, ठीक है। अभी हम आगे चलें तो आगे है हमारे पास एक केस इसके रिलेटेड, चिन्नया वर्सेस रमैया। इस केस में क्या है, देखिए मान लीजिए ये 3 पर्सन्स हैं। फर्स्ट पर्सन जो है वो एक ओल्ड लेडी है, ठीक है। तो ये एक ओल्ड लेडी है, सेकंड है उसकी बेटी, ठीक है। और जो थर्ड है वो ओल्ड लेडी की सिस्टर है, यानी कि ओल्ड लेडी की बेटी की मासी हो गई, तो आंट हो गई, ठीक है जी। तो ये 3 पर्सन्स के बीच में केस है। तो है क्या यहाँ पर इस केस में कि जो ओल्ड लेडी है उसने अपनी बेटी को कुछ प्रॉपर्टी दी है और बदले में उस डॉटर को क्या करना है, उस डॉटर को, इस आंट को एन्युटी देनी है, यानी कि उसके मेंटेनेंस का खर्चा देना है, ठीक है। तो उसे उसने एन्युटी देनी है, ठीक है। ये डॉटर उसे क्या देगी, एन्युटी देगी। प्रॉपर्टी कौन दे रही है, ओल्ड लेडी दे रही है डॉटर को, ठीक है। अभी यहाँ पर डॉटर जिस दिन उससे प्रॉपर्टी लेती है सेम डे वो एक रिटन फॉर्म में एग्रीमेंट भी देती है कि हाँ जी या मैं आपको मेंटेनेंस का खर्चा दूंगी आंट को, ठीक है। अभी वो प्रॉपर्टी तो ले लेती है लेकिन बाद में जो डॉटर होती है वो उसे एन्युटी देने के लिए, उसे मेंटेनेंस का खर्चा देने के लिए आंट को मना कर देती है और ये कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट तो उस ओल्ड लेडी और मेरे बीच में हुआ था, आंट से तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, कोई कंसिडरेशन नहीं मिली, कॉन्ट्रैक्ट तो हम दोनों में हुआ था और जो ये आंट है दैट इज़ थर्ड पर्सन है, इसलिए जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो रूल है वो ब्रीच हो रहा है, यानी कि ये वायलेट हो रहा है। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैसे तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर हमारा यही है, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रीफ में बता दूं तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जिन 2 पार्टीज में हुआ है वही 2 पार्टीज करेंगे, कोई थर्ड पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो डॉटर कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट तो
मतलब प्रॉपर्टी तो मुझे ओल्ड लेडी ने दी थी, मैं इस थर्ड पर्सन को, आंट को कंसिडरेशन क्यों दूं, पैसे क्यों दूं, ये तो एक थर्ड पर्सन है। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का उसने यहाँ पर केस किया है, ठीक है, मतलब केस में उसने ये बात रखी है। तो अभी आगे क्या होता है कि कोर्ट कहता है कि जो आंट है वो बेनिफिशियरी है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शन है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये तो कहता है कि कोई थर्ड पर्सन बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है, लेकिन अगर उस कॉन्ट्रैक्ट से किसी थर्ड पर्सन को बेनिफिट होने वाला है, कोई थर्ड पर्सन अगर बेनिफिशियरी है, तो वो केस कर सकता है और वो आपसे अमाउंट क्लेम कर सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, और इस केस में ऑफ कोर्स उसकी जो आंट थी उसे पैसे का, एन्युटी का, मेंटेनेंस का फ़ायदा होने वाला था, सो शी वॉज द बेनिफिशियरी, ठीक है। और दूसरा कोर्ट कहता है कि कंसिडरेशन जो है वो किसी भी पर्सन की तरफ से जा सकती है, फ्रॉम द प्रोमिसी और अदर पर्सन, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा, तो क्या कहते हैं कि अभी जो आंट है, आंट की तरफ से डॉटर को कंसिडरेशन किसने दी थी, उस ओल्ड लेडी ने दी थी। सो इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है और डॉटर को उसे मेंटेनेंस का खर्चा देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंसिडरेशन मे बी प्रेजेंट, मे बी पास्ट और मे बी फ्यूचर। तो इसे हम 3 कैटेगरीज में ऐसे डिवाइड कर लेंगे। पहले हम पास्ट कंसिडरेशन के बारे में बात करते हैं कि कंसिडरेशन पास्ट में कैसे हो सकती है, फिर उसकी एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगी। पास्ट कंसिडरेशन का मतलब है आप ये कह सकते हैं कि एक पर्सन ने पहले दूसरे को रिक्वेस्ट करी है कि तुम प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, और दूसरा पर्सन उसका काम वो कर देता है और बाद में वो उसे उसके बदले में पैसे देता है। बाद में मतलब उसका नापतोल होता है कि मैं तुम्हें इसके बदले में इतने पैसे दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई पास्ट कंसिडरेशन की, ठीक है। तो इसकी मैं एग्जांपल आप लोगों को दे दूं, जैसे कि ए ने बी को कहा हो कि तुम मेरा खोया हुआ पर्स मुझे ढूंढने में मेरी मदद करो, या मुझे मेरा पर्स ढूंढ के दो, और बी उसका पर्स ढूंढ देता है और उसके बाद ए उसे पे करने का प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें इतने रुपीस दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि कंसिडरेशन पास्ट हो गई, ठीक है। अभी इसको आपने पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज में भी काम तो हो जाता है, लेकिन पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज इज नॉट पास्ट कंसिडरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जहाँ पे पास्ट कंसिडरेशन की बात हो रही है वहाँ पर प्रॉमिसर के अकॉर्डिंगली काम हो रहा है, ठीक है। प्रॉमिसर ने जैसा कहा था कि तुम मेरा पर्स ढूंढ दो, वो खुद रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरा पर्स ढूंढ दो। लेकिन पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज में प्रॉमिसर खुद नहीं कहता है कि मेरा पर्स ढूंढ दो, अगला बंदा खुद ही उसे अप्रोच करता है कि ये तुम्हारा पर्स गिरा हुआ था या मुझे मिला है, व्हाटएवर, ठीक है। सो इसलिए, ठीक है। सो अगर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज को अगर आप इस चीज़ में लोगे तो वो वायलेट करता है इस चीज़ को, किस चीज़ को, कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, इस चीज़ को, ठीक है। तो इसलिए पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज और पास्ट कंसिडरेशन आर 2 डिफरेंट थिंग्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने प्रेजेंट कंसिडरेशन के बारे में। सो प्रेजेंट कंसिडरेशन को हम एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन के नाम से भी जानते हैं, और इसकी एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि एक पर्सन ने काम किया है और दूसरा जो पर्सन है वो साथ ही उसे उसकी कंसिडरेशन दे देता है। सो दोनों की कंसिडरेशन साथ ही साथ एक दूसरे को मिल जाती है। फॉर एग्जांपल ए ने एक ऑफर करा था बी को कि वो उसके गुड्स सप्लाई कर देगा 500 रुपीज़ में, तो बी एग्री कर जाता है और ए उसे गुड्स सप्लाई करता है, और जैसे ही वो सप्लाई करता है और बी उसे पैसे दे देता है 500 रुपये, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल है प्रेजेंट कंसिडरेशन की। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन को हम एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन के नाम से भी जानते हैं, और इसकी एक एग्जांपल से बात करें तो एग्जांपल ये हो सकती है कि ए ने मान लीजिए बी को गुड्स सप्लाई करने को कहा, ठीक है, कि मैं तुम्हें, ठीक है, मैं तुम्हारे गुड्स सप्लाई कर दूंगा, और बी कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें 10 दिन बाद उसके पैसे दे दूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि ए उसी दिन उसके गुड्स सप्लाई कर देता है और 10 दिन बाद बी उसे पैसे देता है। तो ये केस कौन सा था? फ्यूचर कंसिडरेशन का केस था, ठीक है, कि फ्यूचर में बात होनी, फ्यूचर में ए को उसकी कंसिडरेशन मिलेगी जबकि उसका एक्ट परफॉर्म हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गई एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। अच्छा, नेक्स्ट बात करें हम, तो नेक्स्ट है हमारे पास कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू।
जो भी कंसिडरेशन है वो वैल्यू वाली चीज़ होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम दोनों में, मतलब आप में और मेरे में, लैपटॉप की जो डील हुई, जो हमने एक एग्ज़ाम्पल नॉर्मली ली हुई थी अपनी, ठीक है, तो उस डील में क्या था कि आप लोग मुझे पैसे दे रहे हो, वो एक वैल्यू है उसकी, ठीक है, और मैं आप लोगों को लैपटॉप दे रही हूँ उसके बदले में, ठीक है। सो दोनों ही चीज़ों की कुछ ना कुछ वैल्यू है। सो कंसिडरेशन जो भी पार्टी दूसरी पार्टी को देने वाली है, उस कंसिडरेशन की वैल्यू होनी चाहिए। दैट कंसिडरेशन शुड बी मेजरेबल, दैट कंसिडरेशन शुड बी पॉसिबल। वो एक रियल कंसिडरेशन होनी चाहिए, एक फिक्स्ड कंसिडरेशन होनी चाहिए। एडिक्वेट है कंसिडरेशन या नहीं, ये चीज़ मैटर नहीं करती है, ठीक है। सो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, बस कंसिडरेशन होनी चाहिए, कोई रियल कंसिडरेशन होनी चाहिए जिसकी कोई वैल्यू है, जो कि मेजरेबल है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कम है या ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको 50,000 का लैपटॉप 10,000 रुपये में दे रही हूँ, या 50,000 का लैपटॉप मान लीजिए मैं आपको 5,000 में दे रही हूँ। यहाँ पर एडिक्वेट नहीं है उसकी अमाउंट, यानी कि 5,000 रुपये कहाँ और 50,000 रुपये कहाँ, लेकिन फिर भी कंसिडरेशन तो मिल रही है ना। 5,000 रुपये हैं तो कोई वैल्यू के ना। तो कंसिडरेशन की एडिक्वेसी, लॉ जो है वो कंसिडरेशन की एडिक्वेसी की तरफ ध्यान नहीं देता है, बस वो कहता है कि कंसिडरेशन होनी चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल तो मैंने आप लोगों को बता ही दी है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। इसका एक केस है वाइट वर्सेस ब्लूइट। इस केस में क्या है कि एक बेटा जो है वो बार बार अपने फादर को कहता रहता है कि आपने मुझे प्रॉपर्टी में शेयर कम दिया है, प्रॉपर्टी में शेयर कम दिया है, शेयर कम दिया है, वगैरह वगैरह, बहुत तंग करता रहता है इस तरीके से। और जो फादर कहते हैं कि देख भाई, तू मेरे को ना इस तरीके से कंप्लेंट करना ना छोड़ दे। जब भी तू छोड़ देगा ना, मैं तेरे को तेरे जितने भी कर्जे वगैरह होंगे, जितने भी डेट्स तूने चुकाने होंगे, वो सारे मैं तेरे सारे पे कर दूंगा। तो बेटा कहता है कि चलो ठीक है, आप मेरे डेट्स पे कर दोगे तो मैं मान जाता हूँ। तो वो उसे तंग करना छोड़ देता है, और होता क्या है कि उसके पिता की हो जाती है डेथ। अब अगर उसके फादर की डेथ हो गई है, अब उधर से उसके क्रेडिटर्स जो हैं, जिससे उसने पैसे लिया हुआ था, कर्जा लिया हुआ था, वो लोग उससे पैसे मांगते हैं। अब वो कहता है कि जी मेरे पापा ने कहा था, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि तू मुझे तंग करना छोड़ देगा तो मैं तेरे सारे के सारे पैसे दे दूंगा। तो मैं नहीं आपके पैसे दूंगा, अभी मेरे पापा की तो डेथ हो गई है, तो मैं आपको वो पैसे नहीं दूंगा, मेरे पापा ने मुझे पहले ही कह दिया था, ठीक है। तो अभी ये केस चलता है आगे कोर्ट में। तो होता क्या है, कोर्ट क्या कहती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट था फादर एंड सन का, जो बेटा कह रहा है कि हम दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वैलिड ही नहीं है। वो वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई गुड कंसिडरेशन नहीं है। उसने सिर्फ पीछा छुड़ाने के लिए अपने बेटे से ये कह दिया कि मैं तेरे सारे के सारे कर्जे दे दूंगा। ये कोई गुड कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। कंसिडरेशन की वैल्यू होनी चाहिए, वो मेजरेबल होनी चाहिए। यहाँ पर कंसिडरेशन मेजरेबल नहीं है, ठीक है। सो इसलिए जो बेटा है उसे खुद ही अपने ये सारे के सारे कर्जे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा आज का लेक्चर। और गाइस, समझ आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब वगैरह तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।